हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। साथियों, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग राइज ऑफ हिटलर को लेकर के डिस्कशन करेंगे। इसका अर्थ यह है कि नाजी पार्टी का किस प्रकार जर्मनी में सत्ता स्थापित हुआ और हिटलर जो है एक प्रमुख चेहरा बनकर के उभरे। इसके साथ साथ हिटलर के उन विदेश नीतियों को लेकर के डिस्कशन करेंगे जिसने आगे चल करके जो है वर्ल्ड वार को प्रारंभ किया। अर्थात जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, कहा जाता है कि उसके जो बीज थे वो वर्साइल के जो संधि है या ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो है वहां छिपा हुआ था, जिसके तहत जर्मनी के ऊपर जो है सबसे अधिक प्रेशर उत्पन्न हुआ प्रेशर दिया गया था। और इसी प्रेशर के कारण बाद में जल करके देखा गया कि जर्मनी के लोगों ने वाइमर जो रिपब्लिक थे या जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन थे उसे नकार दिया एवं हिटलर जैसे जो अधिनायकवाद हैं उसे क्या किया ना, सत्ता सौंप दिया। और वे चाहते थे कि जर्मनी का पुनः क्या हो ना, सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या ना वापस आए और जर्मनी के उन क्षेत्रों पर जो है पुनः कब्जा हो जाए जहां वहां उसके लोग बसे हुए थे। तो इस प्रकार किस प्रकार हिटलर के द्वारा विदेश नीति को अपनाया गया, जर्मनी के कुछ क्षेत्र जो कि वापस ले लिए गए थे, वर्साइल संधि से छूट गए थे, उनको वापस लाना और फिर वर्ल्ड वार का प्रारंभ होना, सेकेंड वर्ल्ड वार का प्रारंभ होना, इन सब को लेकर के डिस्कशन करेंगे। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि क्या सेकेंड वर्ल्ड वार के प्रारंभ करने में हिटलर की भूमिका थी। तो इस बात को लेकर के काफ़ी जो है विवादास्पद है, चूँकि जर्मनी की स्थिति जो सब वर्साइल की संधि के कारण एकदम गिर चुका था और जर्मनी के काफ़ी समस्याएं थी। लेकिन जर्मनी के लोगों में जो है उनके हृदय में जो है क्या है, एक ज्वलंत आग की तरह जो है ये संधि चुभ गया था और इसी ने बाद में चल करके हिटलर जैसे अधिनायकवाद को क्या किया था ना, उत्पन्न किया था। तो चलिए आज हम लोग हिटलर के फॉरेन पॉलिसी को लेकर के डिस्कशन करेंगे और अंततः किस प्रकार वर्ल्ड वार प्रारंभ हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हुआ, उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्मनी में नाजीवाद का उदय किस प्रकार हुआ और इवन हम कह सकते हैं कि हिटलर द्वारा सत्ता प्राप्ति कैसे हुई। 1923 में आपने देखा कि हिटलर और लुटेनफोर्ड के द्वारा एक प्रयास किया गया था कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध विद्रोह किया जाए, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया था और अरेस्ट करने के बाद जो है एक साल बाद 1924 में उनको छोड़ दिया गया था। 1925 से लेकर के 1929 के मध्य हिटलर ने नाजी दल को पुनर्गठित किया। अर्थात हिटलर को ये दिखा कि नाजी में उनके कौन कौन लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उसके साथ एक संगठन बनाया, अपने संगठन को जो है विस्तृत रूप से मजबूत किया। इसका अर्थ यह है कि नाजी पार्टी का मजबूत करने का अर्थ था हिटलर के दिमाग में ये बैठा हुआ था कि उसे जाकर के आगे सत्ता प्राप्त करना है और इस सत्ते को और जो जर्मनी का जो सम्मान है वो पुनः वापस लाना है। तो इस प्रकार उसने इसकी शुरुआत 1925 और 1929 के मध्य शुरू कर दिया था। 1928 में क्या कुछ हुआ उसको लेकर के भी डिस्कशन करेंगे। 1928 में नाजी दल में जो है दो संगठन शाखा स्थापित कर दिया गया। इसके साथ साथ जो सैनिक दल थे हिटलर ने उसको भी दो डिवीजन में बांट दिया और अलग अलग तरीके से उन्हें शर्ट के माध्यम से उन्हें रिप्रेजेंट करना जो है चालू कर दिया। हिटलर अपने पार्टी का जो चिन्ह रखा था वो था स्वास्तिक का चिन्ह था और इस स्वास्तिक के चिन्ह को उसने क्या बनाया था, अपने दल का प्रमुख चिन्ह बनाया था। तो 1928 में नाजी दल जो केंद्रीय संगठन है, उसका जो कोर संगठन है, उसे भी दो शाखा में बांट दिया गया। अब अलग अलग शाखाओं के लिए जो अलग अलग काम भी सौंप दिया गया। पहली शाखा का काम था कि जो वर्तमान वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है उसके नीतियों को आलोचना करना और इन नीतियों को जो है लोगों के मध्य रखना ताकि लोग उससे क्या है ना, उससे छुटकारा पाने का प्रयास करें। और दूसरी जो शाखा थी वो नाजी राज्य की स्थापना करना चाहता था। मिनकॉफ ने किस प्रकार नाजी राज्य स्थापित होगा, हिटलर ने उसका पूर्ण डिस्कशन किया था और उसी के तर्ज पर जो है नाजी राज्य के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार करना है वो इसकी दूसरी कोर टीम के द्वारा किया जा रहा था। हिटलर के द्वारा जो है वाकिसर वियोवेक्टर नामक समाचार पत्र भी जो है प्रकाशित किया जाता था। अर्थात इस नाजी पार्टी के माध्यम से ही नाजियों की स्थापना के लिए वाकिसर वियोवेक्टर नामक समाचार पत्र भी निकाला जाता था ताकि नाजी को और मजबूत बनाया जा सके। अब इसका परिणाम धीरे धीरे देखना जो है शुरू हो चुका था। 1928 में हालांकि परिणाम में उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुआ। 1928 में मात्र
मात्र 12 सदस्य ही निर्वाचित हुए। इतना सफल तो नहीं हुआ, लेकिन ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नाजीज्म इन जो है जर्मनी। अब उसके बाद क्या कुछ देखा गया, 1930 में इसका जो है पहला असर दिखा गया। राइक स्टेट, जिसे वहाँ लोकसभा कहा जाता है, कि निर्वाचन में जो है 107 सदस्य जो है हिटलर के चुने गए, अर्थात नाजियों के चुने गए। और ये बड़ा जंप था। हिटलर ने जो प्रयास 1924 1923 से लेकर के 1929 के मध्य किया, उसका पहला जो जंपिंग है वो देखने को मिलता है 1928 के निर्वाचन में। 1930 के निर्वाचन में, राइक स्टेट के निर्वाचन में जो 107 सदस्य जो है सेलेक्ट हो गए। उसके ठीक उपरांत प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिटलर भी शामिल हो चुका था। मार्च 1932 में जर्मन प्रेसिडेंट के चुनाव में हालांकि हिटलर विजयी नहीं हुआ, लेकिन 30% तक लोगों का समर्थन प्राप्त करने में हिटलर कामयाब हो चुका था। अब हिटलर को समझ में आ गया था कि जर्मनी के लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और आगे चल करके वो क्या बन सकते हैं ना, सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। और इसका असर कब दिखा? इसका असर जो है 1932 में ही दिखा, जब लोकसभा के चुनाव में उसे 230 सीट प्राप्त हुई था। राइक स्टेट के चुनाव में उसे 230, वहीं सोशल डेमोक्रेटिक को 133, और जो कम्युनिस्ट पार्टी थे उसे 89 सीट प्राप्त हुए। तो सबसे बड़े पार्टी के रूप में जो है नाजी उभर चुका था, और अब हिटलर के द्वारा जो है सत्ता ज़्यादा दूर करीब नहीं था, है ना। तो चलिए, जनवरी 1933 में क्या कुछ हुआ। जनवरी 1933 में हिटलर जो है प्रधानमंत्री बनकर के उभरा। 1933 में वो अब प्रधानमंत्री पद को स्वीकार कर लिया था, और उसने अपने क्लोज जो लोग थे, हरमन गोरिंग को क्या बना दिया ना, अपना गृह मंत्री या होम मिनिस्ट्री बना दिया। इसके अलावा उसके सबसे प्रमुख शत्रु क्या था, या उसके प्रमुख विचारधारा का विरोधी था, कम्युनिज्म उसके विचारधारा का विरोधी था। तो इस कम्युनिज्म विचारधारा को विरोधी के लिए उसने जो कम्युनिस्ट पार्टी थे उस पर कूटनीति से सहारा लेते हुए उस पर बैन लगा दिया, उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। और इस प्रकार अब हिटलर जो है अकेला था। हिटलर के द्वारा संपूर्ण जर्मनी में जो है हम कह सकते हैं सत्ता को प्राप्त कर लिया गया था। 1933 में नाजी गुट को लोकसभा में जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। तो उस समय काल को याद कीजिए, जब 1928 में उसे मात्र 12 सदस्य प्राप्त हुए, और 1933 महज 5 सालों में संपूर्ण जर्मनी का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हिटलर के हाथों में आ चुका था, और ये बहुत बड़ा विजय माना जाता था। हिटलर ने यहाँ तक भी नहीं रुका। उसे मालूम था कि जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन या जो रिपब्लिक है उसे पूर्ण रूप से वहाँ से हटाना है, और इसके लिए एक पोस्ट अभी भी बचे हुए थे। और वो पोस्ट क्या था? तो वो पोस्ट था प्रेसिडेंट का पोस्ट। प्रेसिडेंट के पोस्ट में कौन थे? हिडेनबर्ग था, जिससे हिटलर जो है 1932 के इलेक्शन में हारा था। तो वो चाहता था कि इस प्रेसिडेंट के पोस्ट को भी खत्म कर दिया जाए, और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए एक पोस्ट बनाया जाए, और उस पोस्ट में एकमात्र कौन रहे? तो एकमात्र हिटलर रहे। और ऐसा ही किया गया। उसने जैसे ही प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया 1933 में, हिडेनबर्ग के ऊपर प्रेशर डालना चालू किया। और अब हिडेनबर्ग के द्वारा सबसे पहला जो कदम था वो था फ्लैग का चेंजिंग करना, अर्थात रिपब्लिक जो फ्लैग है उसे हटा दिया गया, और नाजी दल का जो स्वास्तिक फ्लैग है उसे एडॉप्ट कर लिया गया। तो इस प्रकार फ्लैग ट्रांसफॉर्मेशन तो हो चुका था। आगे क्या कुछ था? आगे था 23 मार्च को लोकसभा के प्रथम अधिवेशन में हिटलर ने, जब प्रथम अधिवेशन हुआ राइक स्टेट का, उसी अधिवेशन में हिटलर ने जो है संपूर्ण पावर का क्या कर लिया ना, एब्जॉर्ब कर लिया और अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार हिटलर के द्वारा जो है सत्ता प्राप्ति का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया गया, और नाजी पार्टी एक मुख्य पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में उभरा। हिटलर ने जर्मनी को जो है थर्ड वर्ल्ड के तौर पर कहा, जर्मनी को तृतीय साम्राज्य कहा, या थर्ड रिख का नाम रखा। अब इसी थर्ड रिख के अंतर्गत जो है उसने जर्मनी का डेवलपमेंट करना प्रारंभ किया। अगस्त 1934 में क्या कुछ हुआ? अगस्त 1934 में अब उसके एक पोस्ट पर नजर थी, वो थी प्रेसिडेंट। उसने प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग की मृत्यु अचानक उस समय हो जाती है, और जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है उसने राष्ट्रपति के पद
को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, क्लोज कर दिया, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के लिए एक सम्मिलित पद कर दिया गया। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात क्या है, क्या जर्मनी के लोग हिटलर को पसंद करते थे? तो हाँ, जर्मनी के जो एक बहुमत है वो हिटलर को पसंद करते थे। और इसका प्रमाण यह है कि जैसे ही प्रेसिडेंट का पद समाप्त किया गया और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को एक साथ मर्ज किया गया, जनमत संग्रह किया गया, और इस जनमत संग्रह में 90% लोगों ने जो है फ्यूरर को समर्थन दिया। अब हो सकता है उस समय काल के दौरान जर्मन की स्थिति ऐसी थी कि फ्यूरर को समर्थन देना जो है उनके लिए आवश्यक था। उनको जर्मनी की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी पुनः वापस लाने के लिए फ्यूरर को क्या किया गया, ना समर्थन दे दिया गया। चलिए, इस प्रकार 1919 से जो है नाजी पार्टी का गठन हुआ, और ये नाजी पार्टी 1932 तक जो है अब एक बड़ी पार्टी या एक राष्ट्र प्रमुख के रूप में जो है हिटलर का उदय हो चुका था। अब सवाल है कि हिटलर ने उन विदेश नीतियों को संभाला जो कि वर्सलाइज की जो ट्रीटी है जिसके तहत खो गया था, उसके सम्मान को चोट पहुंची थी, और उस सम्मान को वापस लेने के लिए उन्होंने उन स्थानों पर चेक करना जो है शुरू किया, और फिर से अपने राष्ट्र का सैनिकरण किया, सैनिकरण करके सशस्त्रीकरण किया, और फिर जो है वर्ल्ड वार के लिए वो आगे बढ़ा। चलिए, तो दूसरा क्या कुछ हुआ था उसको लेकर के अब डिस्कशन करते हैं। हिटलर की विदेश नीति को देख लेते हैं। हिटलर के विदेश नीति में 3 एजेंडे छुपे हुए थे। पहला तो वो जो ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज है उसे वो भंग करना चाहता था, क्योंकि इस ट्रीटी से वो बंधा हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अपना सैनिकरण कर नहीं पा रहा था, अपने सैनिकों को बढ़ा नहीं पा रहा था। चूंकि इस हिटलर को मालूम था कि उसे अपने नीतियों को लागू करने के लिए उसका सैनिकरण करना आवश्यक है, तो वो वर्सलाइज ट्रीटीज को कहीं ना कहीं भंग करना चाहता था। दूसरा, जर्मन लोग जहां कहीं भी जर्मन है उन्हें जो है संगठित करना, उनके क्षेत्रों को कब्जा करना, यह हिटलर की नीति थी। और जर्मनी का विस्तार करना, यह उसकी नीति के तहत था। और जर्मनी का विस्तार का दूसरा अर्थ होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो समझौता हुआ। अगर हिटलर की विदेश नीति का एक और प्रमुख जो एजेंडा था, जो उसने खुद ही कहा था कि अगर इन नीतियों को पूरा करने के लिए किसी के साथ समझौता करना पड़े तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर समझौता ना करना पड़े और वार का सहारा लेना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा, वो वार से ही अपने विदेश नीतियों को क्या करेगा, संभालेगा। तो हिटलर ने अपने विदेश नीति को सबके सामने खुद ही रख दिया था। चलिए, अब इसके तर्ज पर क्या कुछ प्रोसेस शुरू हो गए। तो सबसे पहले पोलैंड के साथ एक समझौता किया गया कि भाई पोलैंड, तुम और हम क्या करेंगे ना, आपस में भिड़ेंगे नहीं और आपस में एक दूसरे को हेल्प करेंगे। अगले 10 वर्षों तक जो है हम लोग एक दूसरे पर किसी प्रकार के सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे। 1934 में यह समझौता किया गया, लेकिन समस्या ये था कि फ्रांस और पोलैंड भी जो है पहले से ही एक समझौते में बंधे हुए थे। फ्रांस को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि आखिर हिटलर ने पोलैंड के साथ क्यों किया, और उसको दिक्कत उत्पन्न हुई कि पोलैंड के साथ समझौता करने का अर्थ है कि हिटलर की नीति जो है आगे चलकर जो है उन राज्यों को अपने आपस में मिलाना, जिसके कारण क्या है न वो बाद में जा करके जो है फ्रांस में अटैक कर पाए या जो है पूरे यूरोप पर जो है कब्जा कर पाए। लेकिन हिटलर ने इस नीति को कहा ये शांतिवादी की नीति है, हम शांति चाहते हैं और इसलिए पोलैंड से हम क्या कर रहे हैं ना, हम अनाक्रमण की संधि कर रहे हैं। और ये जो है ये एक शांतिवादी की नीति थी, ये कोई युद्ध की नीति नहीं थी। लेकिन हिटलर का सेकंड रूप देखने को मिला जब उसने ऑस्ट्रिया को विलय करने का जो प्रारंभ की नीति है वो अपनाना प्रयास कर दिया। 1920 में क्या कुछ हुआ था, जर्मनी के साथ संघ बनाने का जो है इच्छा था, पर सेंट नॉर्मे की संधि से ये एकीकरण वर्जित था। ऑस्ट्रिया ये चाहता था कि वो जर्मनी के साथ एक संघ बनाए, लेकिन सेंट जर्मे की संधि से ये एकीकरण किया गया, मना कर दिया गया था। हिटलर ने ऑस्ट्रिया में नाजी दल को स्थापित करने का प्रयास किया और वहाँ का जो गणतंत्र है उसे असफल बनाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री थे एजेनबर्ट डाल्फस थे, इसे शॉर्ट में आप डाल्फस भी कह सकते हैं। तो ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री डाल्फस ने ये भांप लिया था कि कहीं ना कहीं जो है हिटलर के द्वारा नाजी पार्टी को स्थापित करके ऑस्ट्रिया को कब्जे की नीति अपनाई जा रही है। डाल्फस ने 1933 में संविधान को तुरंत समाप्त करते हुए, स्थगित करते हुए समस्त पावर जो है अपने आप में रख लिया ताकि हिटलर के विरुद्ध जो है आक्रमण की नीति अपनाया जा सके।
जून 1933 में क्या कुछ हुआ। जून 1933 में नाजी दल को ही उसने अवैध घोषित कर दिया। ऑस्ट्रिया के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम, एक साहसिक कदम उठाया गया और हिटलर को इससे बहुत चोट पहुंची। और इस घटना को जो है जैसे ही घटा, हिटलर ने नाजी दल को जो है क्या किया ना, वहां विद्रोह प्रारंभ कर दिया, अर्थात ऑस्ट्रिया में विद्रोह प्रारंभ हो गया। इस दौरान डफलर की जो है मृत्यु हो गई या हत्या हो गई थी, पर ऑस्ट्रिया की सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया और ऑस्ट्रिया को हड़पने का या जो विलय का प्रयास था, हिटलर का जो प्रारंभिक प्रयास था, वो विफल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी ऑस्ट्रिया को जो है क्या दिया गया, सपोर्ट दिया गया। इन सभी स्थिति को देख करके हिटलर जो है वापस हो गया। तो इस प्रकार हिटलर का प्रारंभिक जो प्रयास है वो विफल हो गया। जर्मनी का पुनः सशस्त्रीकरण। जर्मनी का पुनः सशस्त्रीकरण का अर्थ था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को भंग करना। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में निशस्त्रीकरण पर जोर दिया गया था, लेकिन मार्च 1938 को हिटलर ने कहा कि मित्र राष्ट्र जो है वो निशस्त्रीकरण की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे, अर्थात वे अपने सैनिकों को आगे बढ़ा रहे, केवल जर्मनी ही क्यों। तो इस प्रकार वो इस वर्साइल संधि को मानने से इनकार कर दिया। 1935 16 मार्च 1935 को हिटलर ने पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा किया। अब हिटलर रह नहीं पा रहा था, तो इसलिए हिटलर ने कहा कि वो क्या करेगा ना, सशस्त्रीकरण करेगा अपने स्टेट का, और 1935 को उसने इसकी घोषणा भी कर दी। हिटलर 5,50,000 सैनिकों को बढ़ाने की घोषणा कर चुका था, अर्थात उसे उतने सैनिक चाहिए थे, अपने डिवीजन को जो है इंक्रीज करना चाहता था। जैसे ही ये घोषणा हुई, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन ने इसकी निंदा की और अप्रैल 1935 में एक समझौता हुआ जिसे स्ट्रेसा सम्मेलन कहा जाता है, बुलाया गया, अर्थात फ्रांस, इटली और ब्रिटेन ने बुलाया। रूस भी इसमें सम्मिलित हो गए, लेकिन कहा जाता है कि हिटलर पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने वर्साइल्स संधि को धरा कर दिया, और करते हुए जो है 1935 में ऑलरेडी वो घोषणा कर दिया था और सशस्त्रीकरण करना प्रारंभ कर दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है राइनलैंड का सैनिकरण। राइनलैंड जो है जर्मनी का जो राइनलैंड है उस पर सैनिक भेजने की नीति थी, उसके क्षेत्रों पर कब्जा करने का था, सीमाओं पर सैनिक कब्जे करने की नीति थी। अक्टूबर 1935 को क्या कुछ हुआ था। अक्टूबर 1935 को इटली ने अबेसिनिया पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए एक बहाना मिल गया हिटलर को कि इटली ने जो है लोकारनो की जो संधि था उस संधि का क्या क्या उल्लंघन किया है, और इस संधि के इस घटना को देखते हुए अर्थात इटली का अबेसिनिया के ऊपर आक्रमण करने पर जो है हिटलर को लगा कि हिटलर राइन प्रदेश में जो है जर्मन सेनाओं को भेजने का घोषणा कर दिया। उसने इटली को भी युद्ध सामग्री दे करके मुसोलिनी को अपने पक्ष में कर लिया था। क्योंकि मुसोलिनी का जो एक थ्योरी था कि वो अबेसिनिया पर अधिकार करना चाहता था, तो हिटलर इस समय के मांग कर रहा था। हिटलर ने मुसोलिनी को सपोर्ट कर दिया और इधर उसने अबेसिनिया पर अधिकार कर लिया, और लोकारने की जो संधि है वो ध्वस्त हो गया। जैसे ध्वस्त हो गया तो हिटलर को भी मौका मिल गया कि वो राइन प्रदेश में क्या करे, जर्मन सेना को भेज दे। इस दौरान फ्रांस रशिया इस दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। वो कौन सी दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी? वो दो महत्वपूर्ण घटना था कि फ्रांस और रशिया ने समझौता किया, रशिया और चेकोस्लोवाकिया ने भी समझौता किया, और हिटलर ने सबके सामने रखा कि देखिए ये जो संधि हो रहा है, ये संधि जो है, इस संधि से सुरक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, सैनिकरण करना पड़ेगा। और राइनलैंड का उन्होंने किलेबंदी प्रारंभ कर दिया। इन चीज़ों को देखते हुए अर्थात ये समझौता को दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने अपनी सुरक्षा के लिए राइनलैंड पर जो है बंदी प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार उसने पेरिस का जो शांति ट्रीटी था, पेरिस शांति सम्मेलन था, पेरिस पीस ट्रीटी एवं लोकारने के संधि को क्या कर दिया, उनसे मानने से इनकार कर दिया या उसे ध्वस्त कर दिया। और इसके बाद नेक्स्ट क्या कुछ हुआ, हिटलर को सिर्फ जो है पूरे विश्व में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए केवल सैनिकों की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वैसे राष्ट्रों की आवश्यकता थी जो उनके विचारधारा से चलते थे। और उस समय 3 वैसे राष्ट्र थे, एक तो टोक्यो अर्थात जापान, दूसरा था इटली, और तीसरा कौन था, तो स्वयं जर्मनी। और इसलिए गुट का निर्माण हुआ जिसे कहा जाता है रोम बर्लिन टोक्यो गुट, या इसे रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस या धुरी भी कहा जाता है। इटली का क्या कुछ हुआ उसको लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। इटली का अबेसिनिया पर जो है क्या है ना, आक्रमण हुआ। जैसे ही आक्रमण हुआ ओबियसली ब्रिटेन, फ्रांस राज्यों ने इसका जो है आर्थिक बहिष्कार कर दिया था।
जर्मनी ने इटली को इस समय हेल्प कर दिया और अपने तरफ मिला लिया, अर्थात हिटलर और दूसरी तरफ मुसोलिनी, दो डिक्टेटर आपस में एक जगह पर हो गए। और ये एक बहुत बड़ा क्या है, कह सकते हैं कि एकीकरण है, जहां दो जो है महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक जगह पर आना। अक्टूबर 1936 में क्या कुछ हुआ कि मध्य जर्मनी और इटली के मध्य एक समझौता हुआ। सबसे पहले तो रोम और बर्लिन के समझौते हुए, जिसमें मुसोलिनी और हिटलर जो है एक जगह पर आ गए। और ठीक इसके अलावा नवंबर 1936 में जापान के साथ भी एक समझौता हुआ और एंटी कॉमिटन पैक्ट बना। जापान के साथ जो समझौता हुआ जर्मनी का, वो समझौता एंटी कॉमिटन पैक्ट कहा जाता है। और इसी पैक्ट में 37 को, नवंबर 37 को जो है इटली भी सम्मिलित हो गया। और इस प्रकार रोम, बर्लिन और टोक्यो की एक्सिस बना या धुरी बना। इटली और जर्मनी ने इस बारे में कहा कि यह विश्व शांति की गारंटी है, लेकिन उधर ब्रिटेन, फ्रांस, इंग्लैंड को एक भय प्राप्त हो गया कि ये जो गुट बना है, ये गुट जो है अधिनायकवादों का बना है और ये गुट जो है क्या कर सकता है, पूरे विश्व को जो है कब्जा कर सकता है या विश्व में शांति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इटली और जर्मनी ने विश्व में शांति स्थापना की गारंटी के तहत जो है इस गुट का निर्माण करने की घोषणा की। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था ऑस्ट्रिया पर, जो ऑस्ट्रिया के कुछ क्षेत्र जो कि सुडेनलैंड का क्षेत्र था, जिस पर जर्मन लोगों की संख्या काफ़ी अधिक थी, उस पर अधिकार करने की नीति या ऑस्ट्रिया के विलय की नीति को प्रारंभ किया गया। 12 फरवरी 1938 को ऑस्ट्रिया के जो पीएम थे डॉक्टर सुसीन को अपने निवास स्थान पर जो है हिटलर ने बुलाया और उनके सामने 3 शर्तें रखी। एक, नाजी पार्टी को जो आपने अवैध बनाया उसे वैध घोषित कर दो, डाल्फेस के हत्याकांड में जो नाजियों को गिरफ्तार किया उन्हें रिहा कर दो, और सैसेन कोर्ट को जो है ऑस्ट्रिया का प्रतिरक्षा मंत्री बना दो। ऑस्ट्रिया में जनमत संग्रह किया गया और डॉक्टर सुसिंग ने जो है इस्तीफा दे दिया। एवं बाद में जाकर के ऐसा देखा गया कि हिटलर के भय से डॉक्टर सुसिंग ने इस्तीफा दे चुका था एवं जो नाजी लीडर थे सैसेन कोर्ट को जो है वहाँ का क्या बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया। अब सैसेन कोर्ट चूंकि नाजी का ही एक अंग था, हिटलर का ही एक भाग था, तो उसने तुरंत हिटलर जो है ऑस्ट्रिया में शांति स्थापना के लिए हिटलर के सामने एक चिट्ठी लिखा कि उसे सेना की आवश्यकता है। और इस प्रकार जर्मन सेना का प्रवेश होना प्रारंभ हो गया। 13 मार्च जो है राइक स्टेग में जर्मनी में कानून पारित किया गया और ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ का एक राज्य घोषित कर दिया गया। और 14 मार्च को जो है जर्मन की सेनाएं वियना में प्रवेश कर गई। तो इस प्रकार सैसेन कोर्ट के सरकार को स्थापित करना और फिर इसका विलय करने में जो है हिटलर ने अपना जो है राजनीतिक कूटनीति को जो है सर्वोच्च दिखा दिया था। चलिए, नेक्स्ट स्टेप था म्यूनिक कॉन्फ्रेंस, अर्थात चेकोस्लोवाकिया का विखंडन और म्यूनिक कॉन्फ्रेंस 1938, सितंबर 1938। चेकोस्लोवाकिया का जो सुडेनलैंड क्षेत्र है, चेकोस्लोवाकिया के जो सुडेनलैंड क्षेत्र, उसमें जर्मनों की संख्या काफ़ी अधिक थी एवं हिटलर चाहता था कि ये जो क्षेत्र है सुडेनलैंड, उसे स्वायत्त शासन घोषित कर दिया जाए। 1938 में जो चेकोस्लोवाकिया में जो राजनीतिक तनाव उत्पन्न हो गया इस क्षेत्र को लेकर के, फ्रांस और रशिया ने चेकोस्लोवाकिया को कहा कि इस स्थिति को संभाला जाए। उन्होंने सपोर्ट भी कहा, हालांकि ब्रिटेन इस मामले में जो है पूरी तरह से तटस्थ रहा। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के आखिरकार हिटलर चेकोस्लोवाकिया को अधिकार क्यों करना चाहता था? इसके 3 कारण थे, इसके भी कई कारण थे। पहला तो इसका सामरिक महत्व था। सैनिक जो है हो सकता था कि चेकोस्लोवाकिया के सैनिक उस पर अटैक कर सकते थे। चेकोस्लोवाकिया से कोई सहायता ना प्राप्त होना, चेकोस्लोवाकिया और जर्मन के हित टकराते थे, दोनों अलग अलग संस्थाओं से अटैच थे। तो इस प्रकार वो चाहता था कि जो चेकोस्लोवाकिया का क्षेत्र है वो वापस आए। सुडेनटेन के जो प्रदेश है वहाँ जर्मनी के लीडर जो है कोनार्ड हेल्लिन थे और हेल्लिन के द्वारा जो है हिटलर ने वहाँ उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। हेल्लिन ने चेकोस्लोवाकिया में जो जर्मन सदस्य थे उसके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिला दिया। सुडेनलैंड प्रदेश को हिटलर ने सबके सामने अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे खड़ा कर दिया कि वहाँ शोषण हो रहा है और एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। चेकोस्लोवाकिया को फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया से सहायता तो प्राप्त हुआ था, तो हिटलर जो है जैसे ही सहायता प्राप्त हुआ तो हिटलर क्या हो गया, पीछे हट गया। इसी समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री चैम्बरलिन ने मध्यस्थता प्रारंभ कर दी। दोनों के मध्य
14 सितंबर अर्थात चैम्बरलिन और हिटलर के मध्य जो है 14 सितंबर को बरखते सगाडेन में वार्ता हुआ। स्विट्जरलैंड को चेक सरकार और जर्मनी दोनों के पक्ष में जो है स्वीकार कर लिया गया। अर्थात सबसे पहले तो हालांकि इसमें चेकोस्लोवाकिया को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में चलकर चेकोस्लोवाकिया ने भी इसे स्वीकार कर लिया कि स्विट्जरलैंड को जो है जर्मनी को दे दिया जाए, और इस प्रकार जो स्विट्जरलैंड का क्षेत्र है वो जर्मन के पक्ष में आ गिरा। लेकिन अब हिटलर अभी भी आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने 22 सितंबर को राइनलैंड स्थित गोट्सेबर्ग में एक सम्मेलन किया और उसमें पोलैंड और हंगरी के क्षेत्रों की मांग की। 23 सितंबर को उसने जो है चैम्बरलिन अर्थात इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे चैम्बरलिन को अंतिम अल्टीमेटम दे दिया कि ये चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। 28 सितंबर को स्थिति को ना संभालते हुए देखते हुए चैम्बरलिन ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का जो है और इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा। इसी के तहत जो है म्यूनिक पैक्ट हुआ और इसी के तहत कहा जाता है कि म्यूनिक कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां चेकोस्लोवाकिया का विखंडन कर दिया गया। इसमें 4 बड़ी महाशक्तियों शामिल हुए। एक तो जर्मनी की ओर से हिटलर, ब्रिटेन की ओर से चैम्बरलिन और हेनिस विल्सन, फ्रांस की ओर से दलदियर तथा लैंगर, इटली की ओर से मुसोलिनी तथा सियानो ने भाग लिया। अर्थात 4 बड़ी शक्तियां जर्मन, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली। और इसके तहत क्या कुछ अपनाया गया? चेक जो है स्विट्जरलैंड का प्रदेश खाली कर देगा और ये जो खाली किया जाएगा इसके लिए कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनेंगे जो कि ब्रिटेन, फ्रांस, चेक और इटली के सदस्य इसमें शामिल होंगे। राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा। ब्रिटेन और फ्रांस जो है नए सीमांत की रक्षा करेंगे आयोग के माध्यम से। और इसी क्रम में 1 अक्टूबर 1938 को जर्मन के सैनिक स्विट्जरलैंड पर प्रवेश कर गए और इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया। और इस समझौते ने अर्थात म्यूनिक पैक्ट, कहा जाता है कि म्यूनिक पैक्ट ने जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है उसको ध्वस्त कर दिया, उसके पूरे सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया। वर्सलीज में जर्मनी को किसी प्रकार का एकीकरण के लिए मनाई थी, किसी प्रकार राज्यों का विलय मनाया था, लेकिन अब स्थिति ऐसी थी कि संपूर्ण वर्सलीज समझौते को ध्वस्त करते हुए इटली ने जो है चेकोस्लोवाकिया के स्विट्जरलैंड प्रदेश पर अधिकार कर लिया गया। और अब वर्ल्ड वार की ओर बढ़ा। कैसे? ना पोलैंड पर आक्रमण, सेकेंड वर्ल्ड वार का क्या था? प्रारंभ था। 1934 में जर्मनी और पोलैंड के मध्य 10 वर्षों का अनाक्रमण समझौता हुआ था, जिसको लेकर के मैंने पहले डिस्कशन किया। हिटलर ने पोलैंड के बंदरगाह देजिंग की मांग की, लेकिन तुरंत पोलैंड ने जो है इसे देने से मना कर दिया। अब हिटलर ने देखा कि रशिया के साथ समझौता कर लिया जाए, अर्थात उसके पड़ोसी देश पोलैंड के पड़ोसी हिटलर ने रशिया के साथ जो है 1939 में क्या किया? एक संधि किया 10 वर्षों के लिए कि कोई एक दूसरे पर किसी प्रकार का अटैक नहीं करेगा अगर वो आगे बढ़ता है। और हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और इस प्रकार द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। 3 सितंबर को 1939 को इंग्लैंड जर्मनी के विरुद्ध आक्रमण करते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो गया। और इस प्रकार कहा जाता है कि इतिहासकार कहते हैं, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि क्या हिटलर के द्वारा जो है विश्व युद्ध प्रारंभ किया गया था, या वर्सलीज में, कहा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि वर्सलीज में ही, जो वर्सलीज ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है, उस संधि में ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बीच छिपे हुए थे। इन्हें आप एनालिसिस कर सकते हैं हिटलर के विदेश नीति के तहत। हिटलर के विदेश नीति का एक संपूर्ण नोट्स बनाए और उन्हें आप समझने का प्रयास करें। वर्सलीज ट्रीटी को देखें कि किस प्रकार जर्मनी को दबाया गया और जर्मनी के दबाने से ही हिटलर का उदय हुआ और हिटलर ने पुनः जो है उन वापस क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए जो अपनी मांग उठाई, और इस मांग के द्वारा युद्ध तो अवश्य संभावी हो चुका था और इसने एक दूसरा विश्व युद्ध खड़ा कर दिया जिसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में, और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम प्रयास कर रहे हैं, चूँकि एग्ज़ाम बहुत क्लोज है और हमारे जितने भी जो है प्रयास किया जा रहा है कि जो भी टॉपिक हो सके उसे कवर करा दिया जाए। मैक्सिमम टॉपिक्स जो है कवर कराए गए हैं, उसे आप जा करके हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।